माननीय सभापति महोदय, दे दीजिएगा। आप बोल चुके हैं, आपको समय दिया जा चुका है, बैठिए। माननीय मंत्री जी प्लीज। झारखंड राज्य के संबंध में जो संविधान अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक 2022 पर माननीय सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा किया है और अधिकांश लोगों ने, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसी कड़ी में इस तरह के तमाम समस्याओं को, विसंगतियों को दूर करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी सदन में हमने अरुणाचल से संबंधित विधेयक पर चर्चा किया, हमने कर्नाटक से संबंधित विधेयक पर चर्चा किया और पारित किया, उत्तर प्रदेश से संबंधित, त्रिपुरा से संबंधित, लगातार हम विभिन्न राज्यों के ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए सदन में सबकी मंशा, सबके सुझाव, सबके वक्तव्य आए और ऐसे चीज़ों का समाधान निकाले, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। यह प्रधानमंत्री जी का एक प्राथमिक क्षेत्र है जहां विशेष रुचि लेकर ऐसे समस्याओं का समाधान कैसे हो और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल अवधारणा है, उसे हम इन परिवारों, इन समाजों, इन समुदायों के बीच में देख सके, ताकि हम ये लक्ष्य निर्धारित कर सके कि आज़ादी के समय में पीछे में रहने वाले पंक्तियों के लोगों को 75 साल में नहीं लेके जाया जा सका, तो अमृत महोत्सव का संकल्प ये हो कि 100 साल जब पूरा हो तो देश के आदिवासी मूल धारा में जुड़े हुए दिखे और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। सभापति महोदय, इसी कड़ी में माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषयों के तरफ में, जैसे हमारे सुरेश जी ने वैसे समर्थन किया है, कहा है नो ऑब्जेक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि ये पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकल रेजुलेशन के रूप में या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, यदि आपको ऐसा लगता था तो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आपने पहले क्यों नहीं किया? आपको तो मौका मिला था लंबे कालखंड तक, लेकिन आपने इस विषय पर राजनीति किया, उन लोगों को लाभ कैसे मिले, न्याय कैसे मिले, इसके बारे में नहीं सोचा। हम अब सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं और निष्पक्षता के साथ संवैधानिक प्रावधानों और जो मापदंड है उस मापदंड के आधार पर कर रहे हैं और इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है, विशुद्ध रूप से मेरिट पर सारी चीजें की जाती है। क्योंकि इस संबंध में हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी भी बता रहे थे कि कितने फॉर्मेलिटीज की जाती है। उन्होंने एक समिति का भी जिक्र किया जो 2013 में पंडा समिति बनाई गई थी और उसके भी बहुत सारे सुझाव, मंतव्य आए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि जहां पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनजातीय समुदाय के हितों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता थी, जो पूरी नहीं हो सकी और आज इस अवस्था में आज भी हम चर्चा करते हुए कि वो आज भी पीछे है, आज भी नीचे है, आज भी समस्याओं से जकड़े हुए, ये जो बातें कह रहे हैं ये वैसे लोगों के माध्यम से यदि कही जाए तो ये उपयुक्त नहीं है जिन लोगों ने लंबे कालखंड तक इस देश में शासन किया। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा
कि जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और जिन लोगों ने चिंता जाहिर की है कुछ चीजों के बारे में, जैसे हमारे भर्तृहरि महताब जी ने उड़ीसा से संबंधित, अपराजिता जी ने उड़ीसा से संबंधित, मेरे पास ऐसे सारे समुदायों के बारे में मंत्रालय शोध के साथ कार्य कर रही है कि हम किसी के साथ अन्याय न हो, इसकी चिंता करें, सबको न्याय मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने फाइनेंशियल डेफिसिट की बात की कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में या ट्राइबल के लिए जो फाइनेंशियल बजटिंग होती है उसमें कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि नीति जो बनाई गई थी, उस नीति 70 के दशक में बनाई गई थी कि किस तरीके से केंद्र और किस तरीके से राज्य बजट का प्रावधान करेगा और किस तरीके से विकासात्मक कार्यक्रमों को प्लान और सब प्लान के आधार पर, यानी ट्राइबल सब प्लान के आधार पर राज्य उन राशियों का व्यय या योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे या चिन्हितीकरण करेंगे या प्राथमिकता दें। लेकिन यह नीति होने के बावजूद भी मैं जब रिपोर्ट को देखता हूं, क्योंकि यह नीति बनाई गई थी जब देश में, जिसकी चर्चा किया गया है, यूएन ढेबर के समय में, यूएन ढेबर इस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने यह अनुशंसा की थी कि देश के डेवलपमेंट पॉलिसी ट्राइबल एरिया में क्या होना चाहिए। तो इसका फॉलो कभी लोगों ने नहीं किया। इसके साथ साथ ही जातियों से संबंधित विसंगति को लेकर यह बात सही है, जैसे हम इस देश के पार्लियामेंट में यहां बैठे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संसद है। यहां बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे प्रदेशों के लोग हैं, सबके किसी भी समुदाय के नाम लेते समय फोनेटिक वेरिएशन होगा। तो ऐसे भी कई समुदाय हमें देखे गए हैं जिसमें इस तरह के विसंगति है, और इसलिए कुछ समुदाय को आज यदि झारखंड में आप देखेंगे तो प्रायवाची शब्द के रूप में इसलिए लाया गया है क्योंकि ऐसी चीजें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, क्योंकि यदि हम 100 साल पहले की बातों को देखें, जब यह पहला डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, अध्यक्ष महोदय इतिहास हम सब लोग जानते हैं, इस देश में यदि देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन का काम खास करके पैमाइश आधारित जो लैंड रिकॉर्ड्स का काम एक समय टोडरमल के समय में शुरू हुआ था, तो दूसरा अंग्रेजों के समय में शुरू। और अंग्रेजों के समय में ट्राइबल और ट्राइबल एरिया में एजुकेशन कितनी थी या कितनी समझ थी, किस तरीके से वो कास्ट के रूप में नहीं जीते थे, वो कैरेक्टर के रूप में जीते थे, उसकी चारित्रिक गुण। और इसी बात को लोकुर कमेटी ने अपने अनुशंसा में कहा कि जब आप इन सारे मापदंडों को, मानकों को तय करें तो इन विशिष्ट गुणों की बातों को ध्यान में रखते हुए ही रिसर्च करना चाहिए। और इसलिए जो 5 मापदंड तय किए गए उसमें उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया कि वो किस तरीके से रहते। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के शासन के पहले मुगल के शासन थे, मुगल के पहले रियासत थे, और रियासत के पहले हमारे बहुत सारे इतिहास थे, पाल वंश थे, मौर्य डायनास्टी थी, तो कई तरह के डायनास्टी इस देश में चले। उसके बाद मुगल रियासत, तरह तरह के नवाबों के बहुत सारे चीजें, तब जाकर के अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों के शासन काल में ये सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटेड विषयों पर, लैंड रिलेटेड विषयों पर, क्योंकि पहला प्रेसिडेंसी जहां पर हुकूमत अंग्रेजों ने, पहला चार्टर 1600 में आया था अंग्रेजों का, लेकिन कानून की मान्यता, गवर्नेंस की मान्यता बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। और इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य है अंग्रेजों ने किया, उस डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी कई तरह की चीजों को उल्लेख करते हुए बहुत सारे चीजों को 1931 और उसके बाद जब पहली बार इस देश में गवर्नेंस का, सेंट्रल गवर्नेंस की पॉलिसी बनी, और वो इंडिया एक्ट 1935, जिस इंडिया एक्ट 1935 में इन सारी बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से, किस एरिया में, किस भूभाग में किस तरह से कितने लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, इन सारी बातों का उल्लेख किया। इसके बाद देश आजाद हुई। देश आजाद होने के बाद में हमने इन चीजों को संविधान सभा में फिर से चर्चा की।
और संविधान सभा में चर्चा करते हुए हमने बहुत सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया। क्षेत्र का विश्लेषण किया, जातियों का विश्लेषण किया। कई जातियों के बारे में हम सीधे तौर से भाषागत दृष्टि से कौन किस लिंग्विस्टिक ग्रुप में आता है उस दृष्टि से हमने वर्गीकरण भी किया। बहुत सारे जातियों को समावेश किया, लेकिन बहुत सारे पर्यायवाची शब्द छूटते चले गए, जिसको लोकुर कमेटी ने भी, आज ये जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये लोकुर कमेटी का रिकमेंडेशन भी इसमें है। लेकिन 1965 में लोकुर कमेटी बनने के बाद भी उस समय की सरकार ने उस रिकमेंडेशन का अनुपालन नहीं किया। 60 साल बाद हम कर, और इसको आप समझ लीजिए कि 1965 के बाद फिर से, क्योंकि यह हमारी औपचारिकता है, उन्होंने वो मापदंड तय कर दी थे, फिर से हमें सारे चीजों को शोध कराना पड़ा। हमने सभी राज्यों को कहा, जो भी हमारे पास प्रतिनिधि आए या जो भी रिपोर्ट आए उसके आधार पर राज्यों को कहा, और ये लगातार चल रही है। जितने भी जातियों के बारे में कह रहे, ये सारे मेरिट के ऊपर में डिस्कशन होती है, सारे मेरिट के ऊपर में रिसर्च पेपर बनता है, और टीआरआई या राज्य सरकार जिसको शोध के लिए देती है उसके अनुशंसा राज्य के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, और केंद्र सरकार फिर आरजीआई को वेटिंग के लिए रेफर करती है कि इनके एंथ्रोपोलॉजिकल साइट से लेकर के, क्योंकि सेंसस का सारा डेटा का कार्य आरजीआई देखती है। उसके बाद फिर हमारा कमीशन फील्ड में जाकर के उसको विजिट करके सारी चीजों का पुनर्मूल्यांकन करता है। इतने सारे चीजों को पूरा करने के बाद हम इस सदन में मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन उपरांत हम सदन में लेकर के आते चर्चा करने के। इसलिए जो भी चीजें, जितने भी लोगों के माननीय सदस्यों के जाति संबंधी विषय है, उन सारे मामले पर सरकार गंभीरता से देख रही कि मेरिट के आधार पर सारे चीजों को कैसे लेकर के। अब 2013 में जो पंडा कमेटी बनी थी उसके मामले पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन जो हमारी कमेटी है उस कमेटी ने, मंत्री परिषद की जो कमेटी है, उसने ये ऑब्जर्वेशन किया कि यह सारी चीजें शोध के साथ ही आए और आरजीआई के माध्यम से। ये बात सही है कि उसमें कई मेंबर थे, लेकिन वो मेंबर भी इस बात से सहमत नहीं हुए जिसका उल्लेख हमारे रिपोर्ट में आया है। तो हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों की औपचारिकता पूरी हो। हमने सारे राज्यों को पत्र लिखा है, बल्कि मैंने पत्र लिखा है सभी मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि 75 वेनरेबल ट्राइब ग्रुप है जिसको पीवीटीजी हम कहते हैं, जिसकी संख्या या तो स्टेगनेंट है या तो घट रही है। हमने 2011 के सेंसस को स्टडी करते हुए वैसे मुख्यमंत्री जिनके राज्य में इन जातियों का निवास है, जो जंगलों के ऊपर में रहते, पहाड़ों में रहते हैं, हमने कहा कि इसकी संख्या घट रही है और ये ट्राइबल सूची में ही नहीं है, जबकि ये चिन्हितीकरण किया गया है कि इसकी संख्या घट रही है। ये पूरी प्रिमिटिव ट्रैक को रखते हैं, लेकिन इसमें भी वो औपचारिकता पूरी होनी चाहिए, तभी हम इसको मंत्री परिषद के सामने लेके जा सकते हैं। तो ऐसे सारे मापदंडों को पूरा करते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। डेवलपमेंट का नया आयाम जोड़ने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कालखंड है ये, जब आदिवासियों के समग्र विकास की चिंता, बहुआयामी व्यक्तित्व की चिंता और उसके हर तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, शिक्षा में प्रगति हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और इसलिए इसी सरकार ने आज सबसे अधिक विद्यालयों की संख्या सभी ब्लॉक स्तर, खंड स्तर तक बनाने का निश्चय किया है, जिसकी स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने लगभग आगे 2024 तक के लिए हमें 25,000 करोड़ से अधिक राशि देने का स्वीकृति दिया है। तो इस तरीके से अध्यक्ष महोदय, आज वास्तविक रूप से जिन जातियों के बारे में यह सदन विचार किया है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया, खैरी को खरवार के पर्यायवाची, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा नीलांबर, पीतांबर इस धरती के लाल थे। उन आदिवासी के कोख से जन्म लेने वाले योद्धा थे, जिनके वंशज को आज
यहाँ पर इस सदन में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से स्वीकृति मिल रही है सदन में चर्चा करने के बाद। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जनजातियों के सूची क्रम संख्या झारखंड के मुंडा के पर्यायवाची के रूप में तमरिया को शामिल करने का और पुरान को क्रम संख्या 32 के बाद जोड़ने का प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष रखता हूं कि आपने जो चर्चा कराकर इस विषय पर हमें ये मौका दिया है। और अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से कुछ माननीय सदस्यों की चिंता है कि जहां पर आबादी के हिसाब से इसमें पेशा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन जो पूरे देश भर में अनुसूचित क्षेत्र में लागू है, इन सारे क्षेत्रों में लागू होगा। ये प्रावधान इसके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभारी हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।